असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं और आप सभी लोगों को जानने में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे है। इस चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को काफ़ी बारी असिस्टेंट प्रोफेसर का मिनिमम क्राइटेरिया समझाया है, बताया है और सालों से एक ही जो सिंपल फॉर्मेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर वो चला आ रहा था। बट अब आप सभी लोगों के लिए एक यूजीसी की तरफ से एक नया ड्राफ्ट रिलीज हुआ है जिसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कुछ नॉमिनल से चेंजेस है जो किए हैं। पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब कम्युनिटी में या न्यूज़ में मीडिया के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चल रही थी, बट आई वॉज वेटिंग फॉर द सर्टेनिटी कि क्या वाकई में ऐसा होने वाला है या नहीं। और आज विद प्रूफ विद ऑफ कोर्स समबडी जो कि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिनकी बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए एक ड्राफ्ट रिलीज हुआ है और उसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाने वाली हूँ। 3 चेंजेस हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे पास में पिछले 4 से 5 साल हो गए मुझे यूजीसी डोमेन पर काम करते हैं और इस वर्टिकल में जितने भी बच्चों से मैंने बात की है, लगभग अगर मैं बोलूँ एक जैसे एप्लीकेशन पे जितना बच्चा है उसके हिसाब से बोलूँ, मान लो 10,000 से 20,000 बच्चा है, तो ये जो बच्चा है इनमें से 50% बच्चा ऐसा होता है कि मैम हमको ना रिसर्च नहीं करनी, हमको ना पीएचडी नहीं करनी, बट क्या फिर भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं क्या? तो उन लोगों के लिए ये चेंज बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर आप लोग पहली बार मेरे पास में आए हैं तो मेरा नाम अदिति है। जेआरएफ अड्डा चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मैं लेके आती हूँ। और आप लोगों को अगर तैयारी करनी है, चाहे जून के लिए करनी हो या दिसंबर के लिए करनी हो, तो भी आप सभी लोगों के लिए एप्लीकेशन पे कोर्सेज चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर टेस्ट सीरीज की बात करूं जो कि नॉमिनल सी प्राइसेस के अंदर आपको मिल जाते हैं, फुल सीबीटी एनवायरनमेंट है, ये भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर। जो न्यूज़ की मैं बात कर रही हूँ उस न्यूज़ के अंदर जो आप लोगों को कंप्लीट आर्टिकल चल रहा है, वो आर्टिकल जो है वो आपके सामने है कि जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होने वाला है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस के अंदर, कुल मिला के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस हैं जो इन्होंने किए हैं। कुछ कुछ ऐसे माइन्यूट चेंजेस हैं जो मिलके बहुत बड़े चेंजेस बनने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या वहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए आप लोगों के सामने मैं ये बता दूं कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले था, वो क्राइटेरिया ये कहता था कि आप सभी लोगों के पास में अगर यूजी या पीजी के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है उस डिसिप्लिन के अंदर आपको क्या करना होता था, पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता था। आपका यूजी हो गया, पीजी हो गया और आपका पीएचडी हो गया, ये तीनों जो है वो एक ही डिसिप्लिन के अंदर है, तो आप लोग जो है वो एलिजिबल बन जाते थे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के 2 तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट आप लोगों का एपीआई के थ्रू इंटरव्यू होता है और आप बन सकते हैं, तब तक आपके पास में पीएचडी हो जानी चाहिए, या मिनिमम तो ऐसा है कि नेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए। दूसरा ये तरीका है कि आप लोगों का नेट क्वालिफाई होना ही चाहिए, वो तो मिनिमम है ही इस केस में भी, और इसके अलावा भी एक और एंट्रेंस एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी का, वैकेंसी निकलती है ना, उस हिसाब से आपका एग्जाम होता है, ठीक है। उसके अंदर इंटरव्यू जो है वो आप ये मान लीजिए कि उसका इतना कोई बड़ा योगदान नहीं होने वाला होता है, क्योंकि आपका रिटन एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर सीन ऐसा आया कि इन्होंने जो है वो यूजी के बच्चे जिनकी 4 साल से ज़्यादा की डिग्री थी या 4 साल की डिग्री थी, उनको भी अलाउ कर दिया था। अब ये जो बच्चे हैं ये डायरेक्टली नेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं, नेट क्वालिफाई हो गया तो एक क्राइटेरिया फुलफिल, और इसके बाद डायरेक्टली ये कर सकते हैं पीएचडी, और जैसे इनका पीएचडी कंप्लीट होता ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे, तो इनको पोस्ट ग्रेजुएशन का सिनेरियो इनके लिए भी कैंसिल हो गया था। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो कुछ दिनों बाद 2018 के अंदर जो ये ड्राफ्ट आया था, वहाँ पर से बातें शुरू हुई, सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ दैट पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ये चीज़ स्टार्ट हुई 2018 से, टलते टलते कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, बहुत सारी चीज़ें हुई और फाइनली 2022 के अंदर दोबारा से इसको रिफ्रेश करके डाला गया और 2023 से ये फाइनल हो गया दैट यू डू नॉट रिक्वायर पीएचडी टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। बट मैंने जैसे कहा था कि ये तो ठीक है, बट जो आपका एपीआई होता है ना, उस एपीआई के अंदर आप लोगों का जो पीएचडी वाला पार्ट होता है या जो आपका रिसर्च पब्लिकेशंस आपने कितने किए हैं, उस बिहाफ पर आप लोगों को नंबर मिलते हैं और ये बहुत मेजर नंबर मिलते थे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो 25 से 30 नंबर का क्राइटेरिया तो पीएचडी का ही होता था। तो आपके लिए भले ही पीएचडी को हटा दिया गया हो मैंडेटरी से, बट अगर किसी के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के तौर पर भी अगर पीएचडी है तो उसका एपीआई आपसे ज़्यादा बनेगा।
अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पर उसके नंबर 100 में से आपके से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा, आप नहीं सिलेक्ट होंगे। बट अब इन्होंने इसमें भी थोड़े से चेंज किए हैं, और चेंज करने के बाद में जो नया सिस्टम आया है वो ये आया है कि पहली बात तो अगर आपका पीजी का और आपका पीएचडी का सब्जेक्ट डिफरेंट है, मान लीजिएगा, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। अगर आपका यूजी का, पीजी का और पीएचडी का सब्जेक्ट डिफरेंट है तो भी आप आराम से क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी जो डिग्रीज है, ये उसकी बात हो रही है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मेंशन किया गया था, अब उसको अप्लाई करने जा रहा है। दूसरा बड़ा चेंज ये है कि जो आपकी ये रिसर्च पब्लिकेशंस है ना, इनका जो वेटेज है वो दिनों दिन अब कम किया जाएगा। ये भी इस आर्टिकल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। तो करंट जो आप लोगों का सिस्टम है ना, जो एलिजिबिलिटी प्रायोरिटी ली जाती है, वो रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए, रिसर्च बहुत अच्छा होना चाहिए। बट अब आपने देखा होगा, लगभग पिछले साल 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था नेट का, और वो सब वो बच्चे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, या समझ लो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों का रिसर्च में कुछ खास होता नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती थी कि बच्चा नेट कर रहा है, जेआरएफ कर रहा है, बट अब वही है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम एलिजिबिलिटी में तो आ गया, पर बन नहीं पा रहा है। तो ये गैप को फिल करने के लिए इन्होंने ऐसे बोला कि हम रिसर्च का ये जो इतना ज़्यादा फोकस है, इसे थोड़ा कम करेंगे। हम ये बोलेंगे कि कैपेबल सिस्टम होना चाहिए, बच्चा केपेबल होना चाहिए, ना कि मात्र और मात्र सिर्फ इतना कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पब्लिकेशन के बिहाफ पर उनको सिलेक्ट कर लिया जाए। तो ये भी बोला गया है कि जो आप सभी लोगों का एपीआई है, अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इस पर एपीआई में ये जो रिसर्च पब्लिकेशन वाला पोर्शन है ना, इस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाएगा, ये भी बोला जा रहा है। अभी के तौर पर ये जो 4 साल की पीजी की यूजी की डिग्री है या पीजी है और पीएचडी है, ये था क्राइटेरिया। अब इसके अंदर चेंज किए जाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला जा रहा है। अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट से कर सकते हो, और रिसर्च पब्लिकेशंस के जो ये नंबर थे, इसको भी थोड़ा कम किया जाएगा। तीसरा और सबसे मेजर चेंज जो मुझे लगता है कि इसमें आने वाला है, मेरे लिए भी फायदेमंद है, आप सब लोगों के लिए, जो भी बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना चाहता है, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो स्टार्टअप कल्चर में बिलीव करता है, राइट, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, नेट किया, पर उसके बाद में जेआरएफ किया, उसके बाद में पीएचडी नहीं करी, वो बच्चा जिसका पीएचडी 3 साल का, ये जो जेआरएफ था वो 3 साल का लैप्स हो गया है। मैं अपना एग्जाम्पल ले रही हूँ। हम सब लोगों ने ये छोड़ के, मैंने डिसाइड किया दैट आई वांट टू गो इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप एंड आई वांट टू मेक माय ओन वर्टिकल, जेआरएफ अड्डा मैंने स्टार्ट किया और ये सब हुआ। तो ये जो मैंने पिछले 2 साल किया, इस बिहाफ पर मेरा पीएचडी मैंने नहीं किया, और ऑल्सो बिकॉज आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो मेरा वहाँ पर भी प्रॉब्लम था कि मैं ऑब्वियसली नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वजह से मैं जेआरएफ वैसे भी नहीं ले सकती थी। तो इस वजह से मैंने जो है वो पीएचडी नहीं करी और मैंने ये काम किया। तो अब जो है वो मेरे जैसे बच्चे या मेरे जैसे स्टूडेंट्स, जो मेरे जैसे एम्प्लॉयज़ हैं या मेरे जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, बट उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप कल्चर में अपना टाइम दिया, पीएचडी नहीं करी, वो बच्चे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो मैंने एक बार पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैं अक्सर आपको ये सब चीज़ें बताती हूँ, है ना। हर एक यूनिवर्सिटी के पास में एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है। इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर बेसिकली एक पोडियम आपको दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है, जहां पर आप न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हो। आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप आइडिया ला सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप आप कर सकते हो वहां पर, और कॉलेज जो है वो आप लोगों को क्या करता है, सपोर्ट करता है, आपको प्लेटफॉर्म देता है, आप लोगों को इन्वेस्टर्स से मिलने का मौका देता है। कुल मिला के आप इनोवेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, कुछ नया आइडिया निकालना चाहते हो, वो कल्चर के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो वही कल्चर को प्रमोट करते हुए यूजीसी ने भी ये डिसाइड किया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं और वो लोग जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में काम किया है, जिन्होंने स्टार्टअप कल्चर में काम किया है, उन सभी बच्चों को भी एक नए स्टैंडर्ड के तौर पे एंट्रेंस दी जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। अब इसका कितना वेटेज होगा, क्या वेटेज होगा, ये सब जो है वो अभी तक बताई नहीं गई है। अगर कोई ऐसा बच्चा इनको मिलता है जो बहुत पैशनेट है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए, इंडस्ट्री पार्टनरशिप के लिए, उन बच्चों को भी टीचर के तौर पर अलाउ किया जाएगा। वैसे अभी इसका शुरुआत हो सकी है, प्रोफेसर ऑफ एक्सपर्टीज़ या ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपर्टीज़, जिसको इंडस्ट्री का बहुत साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है अब कि वो डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं।
ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी फील्ड में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है 20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल आपने ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस के बिहाफ पर भी आपको इंटरव्यू के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ लेके जाती है। कुल मिला के मेरा पॉइंट ये है वीडियो बनाने का कि जो 3 मेजर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वो ये हैं। अगर अब आप आज हमारे देश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसका कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, फिर वो, ऐसा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सभी लोगों ने अगर 4 साल की डिग्री करी है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। मैं आपको क्लासीफाई तरीके से बता देती हूँ। एक तरीका ये है, फर्स्ट वे, आपने आपका जो यूजी है वो कंप्लीट किया और मान लीजिए 4 ईयर डिग्री आपने करी है, तो आप डायरेक्टली आप कहाँ जा सकते हैं, आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं और इसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपकी 4 साल की डिग्री है और आप स्टार्टअप कल्चर के हैं, आपके पास में है वो एंटरप्रेन्योरशिप का वो पैशन है, तो भी अब आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप सभी लोगों का 4 साल का डिग्री रहा था, इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम्पल, लॉ फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ था, और आप सभी लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर काम किया है, इंडस्ट्री का आपको एक्सपीरियंस है 10 साल का और उससे ज़्यादा का, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो एक तो है ये तरीका। अगर मैं बात करूं तो दूसरे तरीके की बात की जाए, दूसरा तरीका वो ये है कि आपने यूजी किया, फिर उसके बाद आपने पीजी किया, अब आप जो है वो पीएचडी कर सकते हो और आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आपने यूजी किया, पीजी किया और आपने मान लीजिए डिफरेंट सब्जेक्ट चुना, ठीक है जी, आपने सब्जेक्ट डिफरेंट चुना आपके पीएचडी के लिए या आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आपने यूजी पीजी किया और आप स्टार्टअप कल्चर के हो, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। पीएचडी करना अब आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं रहेगा। आपने यूजी किया है, पीजी किया है और उसके बाद में आपने इंडस्ट्री में काम किया है 10 से ज़्यादा साल के लिए, तो भी अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। इवन अब आप सभी लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई को बहुत गैप हो गया, 5 साल 10 साल का गैप लग चुका है और अब दोबारा से आप आना चाहते हो इस फील्ड के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो भी आप बन सकते हो बिना पीएचडी करे, बिना कुछ किए। पर इन सब लोगों के अंदर जो आता है आप लोगों का तीसरा केस, आपने अपना यूजी किया या आपने अपना पीजी किया या आपने अपना पीएचडी भी कर लिया है, इमेजिन करिएगा, और आप सभी लोगों ने जो है वो ये सब के दौरान, यूजी के बाद, पीजी के बाद या पीएचडी के बाद, आपने किसी स्टार्टअप पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया, आपके पास कोई स्टार्टअप का आइडिया है या आपके पास में एंटरप्रेन्योरशिप में जाने का वो पैशन है, तो भी अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपने कोई रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं किए हैं, कुछ नहीं किया है, तो भी आप अलाउड हो जाओगे। इन सब वेज, अलग अलग वेज हैं जिनके थ्रू अब आप क्या कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये 3 तो मैंने क्राइटेरिया बताए, 3 के अंदर मैंने 3-3, 4-4 वेज बताए, तो लगभग अब 9 से 10 वेज हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। तो कोई फिक्स नहीं है, तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो। ये सब एक ही जगह इंडिकेट कर रहे हैं कि स्किल बेस्ड ज़माना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अगर अप्लाई कर दिया गया तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा, रेवोल्यूशन आ जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीपल टाइम एंट्री, मल्टीपल टाइम एग्जिट, है ना। मल्टीपल टाइम्स मतलब कभी भी एंट्री ले सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। इंटर डिसिप्लिनरी कर सकते हो। आज कंप्यूटर साइंस का बच्चा जो है वो बायोलॉजी के साथ में मिलकर कुछ काम कर सकता है, समझ रहे हैं, बहुत डिफरेंट है। कॉमर्स का एक बच्चा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में इंटीग्रेट करके काम कर सकता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम को अप्लाई करने की बातें की जा रही है। अब ये कब तक होगा इसका नहीं पता, बट येस, इसके ऊपर बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा है, ये बताया जा रहा है। आपके रिसर्च पब्लिकेशंस की हमने बस ये यहाँ रिसर्च पेपर डाल दिया, यहाँ रिसर्च पेपर डाल दिया, सिर्फ उस बिहाफ पे, डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे नहीं, आपकी स्किल के बिहाफ पर अब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे सब चीज़ें स्किल के ऊपर है। तो मेरा जो कर्तव्य था, जो मैं चाहती थी, जेआरएफ अड्डा का जब पहला सेशन लिया था, जब इसका नाम नेट जेआरएफ अदिति था, तो याद होगा येलो कलर का टी शर्ट पहन के एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको ये बोला था, इट इज़ अबाउट मेकिंग पर्सनैलिटीज़। ये चैनल या मेरा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस वर्टिकल विल ऑलवेज बी। पिछले 4 साल से मेरा कोई भी वीडियो उठा के देखना, मैं भी बहुत छोटी उम्र से ही शुरू करी थी और मेरा एक ही कंट्रीब्यूशन रहा है और वही मैं चाहती हूँ कि टिल द लास्ट डे आई मेक वीडियोस, एक ही रहेगा। वी आर हेयर टू बिल्ड कैरेक्टर्स। यहाँ पर पर्सोना बनाना ज़रूरी है, स्किल सीखना ज़रूरी है। ऐसे मार्क्स कोई मतलब के नहीं जो आपको नॉलेज नहीं दिए हैं, जो आपको कैरेक्टर बिल्ड नहीं किए हैं। तो प्रिपरेशन में दम लाओ, प्रिपरेशन के दौरान अपनी स्किल डेवलप करो। ये मत सोचो कि ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, या डिग्री के लिए या सर्टिफिकेशंस के लिए काम नहीं करना है। अब तो यूजीसी भी बोल रहा है, अब आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्किल के लिए काम करना है। इन सब के साथ में अगर एक चीज़ है जो अभी तक चेंज नहीं हुई है और ना कभी होगी, ये मैं सर्टेनली बोल रही हूँ, वो है आपका नेट का एग्जाम।
ये सब चीज़ें एक ही तरफ इंडिकेशन देती है कि आपके लिए दुनिया जहान के रास्ते हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचने के। बट अभी भी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो आपको चाहिए है वो है आपका नेट। अगर आपका नेट नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से पहुंचोगे। जैसे कि इंडस्ट्री वाले जो एक्सपर्ट वाली वैकेंसी है वहाँ पर आप जा सकते हो। बट इसके अलावा मैं मानूँ तो अगर आपके पास में नेट नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैसे एलिजिबल हो पाओगे। तो इसी वजह से एक चीज़ जो चेंज नहीं होगी ना हुई है वो है नेट का मिनिमम क्राइटेरिया। ये तो हमेशा रहेगा। तो आपका जो ये नेट का 300 नंबर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं यूँ कहूँ कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट का सिलेबस। ये सिलेबस जिसने समझ लिया, पेपर 1 की 10 यूनिट, पेपर 2 की 10 यूनिट, कुल मिला के लगभग आपके पास में ये हो जाते हैं 60 प्लस सब्जेक्ट्स। और 60 प्लस सब्जेक्ट्स का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा समरी, पूरा का पूरा सार, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपको है। आपके पास ये नॉलेज है, पूरा सिलेबस आपको पता है क्या है कैसे, और स्मार्टली आप टैकल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको कोई नहीं रोक सकता हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब करने के लिए, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आपने सिलेबस को घोट के पी लिया है, इस सिलेबस में से आपको वाकई में पता है क्या है, कैसे है, क्यों है, आप वो एनालिटिकल और रैशनल थिंकिंग अपने लिए लेके आ गए हो, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब तो कोई पैमाने, कोई पैरामीटर्स, कोई लिमिटेशंस है ही नहीं नेट के अलावा। तो जम के तैयारी करो। और जैसे मैंने कहा, आज तक इसी के लिए काम कर रहे हैं, आज भी करूंगी। मेरी बातों में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी लगती है, पैशन लगता है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस, चाहे पढ़ाई के हो, चाहे आपके लिए इस तरीके के नोटिफिकेशंस के रहे हो, वो मैं हमेशा लेके आऊँगी। और मेरा लड़ाई सबसे पहले वीडियो बनाने की नहीं है, मेरी लड़ाई है कि आपकी अंतिम वीडियो वो होना चाहिए। I don't want to make the first video, I want to make the video which is like a full stop, कि हाँ भाई इसके बाद मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब समझ आ गया। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी मदद कर पाई होंगी। और भी कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप बता दीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों के लिए डाउट क्लियरिंग लेके आ जाऊँगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ में शेयर करिएगा ताकि सबको ये पता चल सके। मिलेंगे आप सभी लोगों से हमारी अगली क्लास में। पेपर 1 सुबह 8 बजे और पेपर 2 शाम को 7 बजे लेकर आ जाती हूँ। बाकी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज चल रही है, जितना ज़्यादा हो टेस्ट दो, अपने आप को बताओ कि मुझे क्या आता है, क्या सीखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।